हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स की दुनिया पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है, चलो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं अपना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो उसके कुछ चैप्टर्स हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम अपना एक न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, इस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये चैप्टर हमारा 3 वर्ड से बना है। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, मैग्नेटिक यानी मैग्नेट, और इंडक्शन। देखो, इंडक्शन का मतलब होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इंडक्शन का मतलब होता है टू मोटिवेट। मतलब हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि किसी को कुछ करने के लिए, यानी अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए मोटिवेट करना, उसके साथ कुछ ऐसा करना कि वो मोटिवेट हो जाए अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं इंडक्शन को? टू मोटिवेट एनीवन। ठीक है, यहाँ हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जो हमारी ऑब्जेक्ट होंगी, यहाँ मेनली कितने टाइप्स की ऑब्जेक्ट्स हो सकती है? हमारी 2 टाइप की होंगी मेनली ऑब्जेक्ट। कौन कौन सी? एक तो हम इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी करंट। करंट कहाँ होगा? हमारा कंडक्टर के अंदर। तो हमारी ऑब्जेक्ट क्या होगी? एक तो हमारी होने वाली है कंडक्टर। ठीक है। नंबर 2 है हमारा मैग्नेट। तो यानी हमारी कैसी ऑब्जेक्ट होनी चाहिए? मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। मैग्नेटिक। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स के हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी होंगी? एक तो कंडक्टर हो गए और एक मैग्नेटिक। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ इंडक्शन के बारे में, तो मैग्नेट यानी कि कंडक्टर या फिर किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेट चेंज करने के लिए मोटिवेट करना, उसके साथ कुछ ऐसा होगा यहाँ पे कि जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज कर देगी। अब वो स्टेट क्या होगी, कैसे होगी, ये सब हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सिंपली मैंने आपको बताया इंडक्शन होता क्या है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट चेंज करने के लिए मोटिवेट करना, ये हमारा क्या है? इंडक्शन। तो यहाँ हम किस किस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे? कंडक्टर एंड मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। कंडक्टर वो ऑब्जेक्ट जिनमें करंट फ्लो होता है, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। नंबर 2 मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो क्या होती हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, जैसे कि चैप्टर का नाम से आपको क्लियर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कंडक्टर और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के बीच की जो फिनोमिना होंगी और उनके बीच में हमारा इंडक्शन यानी उनकी स्टेट चेंज होगी। ठीक है, हम ये सब डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो क्या है इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहले इंडक्शन क्या होता है? प्रोसेस टू मोटिवेट समथिंग। ठीक है, या फिर हम क्योंकि करंट की बात कर रहे हैं, क्या है? प्रोसेस टू मोटिवेट समथिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मोटिवेट करना है। तो क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम करंट की बात कर रहे हैं। तो क्या है इंडक्शन? इंडक्शन है प्रोसेस टू जनरेट करंट बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी करंट को जनरेट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? इंडक्शन बोलते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हमारा एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कैसा होना चाहिए? मूविंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो जो भी हमारी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होगी वो कंटिन्यू अपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रही हो, कभी कम कभी ज्यादा, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, यानी मूविंग मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। तो किसी मूविंग मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू किसी कंडक्टर के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करना है। प्रोसेस टू जनरेट EMF,
कब ईएमएफ चेंज होगा? प्रोसेस टू जनरेट ईएमएफ, कब हमारा ईएमएफ जनरेट होगा? कंडक्टर के अंदर। कब होगा? थ्रू चेंजिंग बाय, इसको हम कहाँ प्लेस करेंगे अपने कंडक्टर को? प्लेसिंग कंडक्टर इन मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम जो हमारा एक कंडक्टर है ये कब हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ रहे हैं हम, जब हम इसको मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या करेंगे? प्लेस इन मूविंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी भी हमारे कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने पर उसके अंदर हमारा एक ईएमएफ जनरेट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल से लेते हैं कि सपोज हमारे पास ये कोई बार मैग्नेट है। क्या है? बार मैग्नेट। ठीक है, और इसको किसी हम कॉइल के पास रखते हैं। ठीक है, इस कॉइल को हम एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है हमारा? गैल्वेनोमीटर हमारा करंट डिटेक्टर होता है। क्या होता है गैल्वेनोमीटर? करंट डिटेक्टर। करंट यानी हम इससे करंट को डिटेक्ट करते हैं कि, ठीक है। तो क्या होता है इनिशियल स्टेट में? पहले ये बार मैग्नेट के पास हमारी ये कॉइल रखी हुई है, करंट डिटेक्टर हमने इसमें यहाँ पे लगाया हुआ है। इनिशियल स्टेट में जब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है मूविंग नहीं है, यानी हमारा जो हमारी बार मैग्नेट है ये इक्वल कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा इस गैल्वेनोमीटर के अंदर, यानी कि जो इसकी जो ये की है ना ये हमारी जीरो पे ही रहेगी, ये मूव ही नहीं करेगी। ठीक है, बट इफ वी चेंज द magnetic field, yani if we start to move this magnet, then what we see that there is a deflection in the key of galvanometer. galvanometer के अंदर deflection आया, यानी उसके अंदर करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, तो इसको मूव कराने पर, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने पर क्या होगा? इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन आएगा यानी कि इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये ईएमएफ इसमें जनरेट होगा जो हमारे करंट को प्रोड्यूस करेगा। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि किसी चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये एक तरह से हमारी वोल्टेज भी तो होती है ना, यानी इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लियर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है और क्या हमारा इंडक्शन होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके चैप्टर के मेन टॉपिक पर। ये हमारा बेसिक था इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का मेन टॉपिक हमारा क्या है? देखो ये बार मैग्नेट है हमारी, इसने हमारा करंट प्रोड्यूस किया, ऐसा क्यों हुआ? अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या आता है? ऐसा क्यों हुआ है? तो उसे पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में? किसी भी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसी तरह से किसी भी एरिया से पास होने वाली नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो अगर एरिया इस तरह से जा रहा है और सपोज ये एरिया है, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो इसके जो परपेंडिकुलर एरिया होगा, सपोज ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा एरिया उसको हम लेंगे और उसके साथ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उनको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो फाई जो होता है ना वो होता है B डॉट A। क्या होगा? फाई इज इक्वल्स टू B डॉट A। B क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और A क्या है हमारा? एरिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और A हमारा एरिया। ठीक है, देखो डॉट है तो फाई कितना हो सकता है हमारा? BA cos थीटा। देखो फाई इज इक्वल्स टू BA cos थीटा क्यों आया? देखो ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट से BA cos थीटा आया है, लेकिन इसका एक और कॉन्सेप्ट है, देखो मैं बताती हूँ। सपोज हमारे पास ये है हमारा कोई एरिया, इसके परपेंडिकुलर एरिया ही हो गया। ठीक है, इससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इस तरह से।
ठीक है। अब देखो सपोज हम इस लाइन की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे जा रही है, तो ये जो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। सपोज ये बी है तो ये क्या क्या कंपोनेंट होगा, एक तो ये होगा बी कॉस थीटा और दूसरा क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है ये हो जाएगी हमारी बी साइन थीटा। ठीक है, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो हमारा कंपोनेंट है उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो हमेशा जीरो ही रहता है। तो हमें सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लेना है, बी कॉस थीटा। तो यानी यहाँ पे बी की वैल्यू बी ना होके बी कॉस थीटा है, तो ये क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा। तो ये बी ए कॉस थीटा ना होके ए इंटू बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ए के अलोंग आ रहा है जो, यानी इस एरिया के परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, तो उसे लेंगे हम बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्लियर है। यहाँ पे थीटा कितना भी हो सकता है, 0 डिग्री 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा इधर चला जाएगा तो ये 0 वैल्यू हो जाएगी, और जब 0 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएंगे उस कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसकी यूनिट होती है वेबर। कितनी होती है, वेबर, या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की हमारी टेस्ला होती है और एरिया की हमारी मीटर है, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो सकते हैं या फिर वेबर भी होती है। क्लियर है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, जो हमारा इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है। तो हमारा क्लियर है, इतना तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा फैराडे लॉ। देखो फैराडे लॉ क्या है। फैराडे लॉ भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिक भी है, हम इसी से आगे की अपनी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो जब साइंटिस्ट अपनी स्टडी कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई एक कॉइल है, उसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और उसके पास जब हम अपनी किसी बार मैग्नेट को लेके आते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर हमारा करंट इंड्यूस हो जाता है, यानी उसमें करंट आ जाता है। ठीक है, उसके अंदर उस करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट बोलते हैं। ठीक है, इस करंट को इंड्यूस करंट बोला जाता है जो इसके अंदर आ रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर किसी मैग्नेट के पास किसी भी हम कॉइल को लेके आता है, या फिर किसी कॉइल के पास हम मूविंग मैग्नेटिक फील्ड लेके आ रहे हैं, मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा क्या करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इस फिनोमिना को सबसे पहले किसने स्टडी किया था, हमारे साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, IC। ठीक है, माइकल फैराडे ने, तो उन्हीं ने ही हमें लॉज दिए थे, 2 लॉज दिए थे जिन्हें हम फैराडेज लॉज बोलते हैं। तो हमारा नंबर 1 लॉ क्या था, पहला लॉ हमें ये बताता है अगर हमारा मूविंग मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एक EMF प्रोड्यूस करता है जो हमारा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो सो ड्यू टू अ मूविंग मैग्नेटिक फील्ड there is also a change in magnetic field which produce a EMF in the closed loop which drives the induced current। इसमें क्या आ जाएगा, induced current आ जाता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ था। क्या था, changing magnetic field ड्राइव्स इंड्यूस करंट। ठीक है, ये कैसे हुआ ये तो आपको समझ आ गया। अब ये होता क्यों है, देखो एक्चुअल में मैं आपको ये बताती हूँ इसका रीजन क्या है। देखो जब हम किसी बार मैग्नेट को किसी कंडक्टर के पास लेकर जाएंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। अब जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है जो ये भी चेंजिंग हो रहा है, यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो जब ये इस कंडक्टर के अंदर जाते हैं ना, तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनको एक्टिव कर देते हैं। क्या करते हैं, ये इनको एक्टिव कर देते हैं, और जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्टिव होने के बाद इस मैग्नेटिक फील्ड जो ये हमारा ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है इसको अपोज करते हैं, यानी क्या करते हैं, इसको बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास मत आओ। अब जब इलेक्ट्रॉन इनको अपोज कर रहे हैं तो यानी इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी चार्ज मूव हो रहा है, और अगर चार्ज मूव हो रहा है तो यानी उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस करंट को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। एक और बात, जब ये इंड्यूस करंट इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ किसकी वजह से हुआ,
इलेक्ट्रॉनों के ऑपोजिशन की वजह से। जब इलेक्ट्रॉनों ने इस हमारे मैग्नेटिक फील्ड को अपोज किया है तो हमारा इसमें करंट जनरेट हुआ है। जब करंट जनरेट हुआ है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन? मूव, यानी चार्ज मूव कर रहा है, और मूविंग चार्ज की वजह से क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बेस यही है ना, हमारा मेन कॉन्सेप्ट, कि मूविंग चार्ज हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो क्या हुआ, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोला जाएगा इस फील्ड को। क्लियर है? इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन हमारे एक्टिव हुआ जिन्होंने इस मैग्नेटिक फील्ड को ओपोज किया है, जो हमने अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड, इसने ओपोज किया है, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन एक्टिव हुए हैं। इलेक्ट्रॉन एक्टिव होने का मतलब है इसके अंदर चार्ज फ्लो हुआ है। चार्ज फ्लो यानी इसके अंदर करंट जनरेट हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट। अब क्योंकि इसमें चार्ज फ्लो हुआ है तो इसका मतलब जब फ्लोइंग चार्ज है, मूविंग चार्ज है, तो वो क्या करेगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बेस ही हमारा यही है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जो हमारे इसका ओपोज करता है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है? जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है, जनरेटेड ईएमएफ है एप्सिलॉन, वो हमेशा जो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके रेट ऑफ चेंज के इक्वल होता है। क्या होता है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के इक्वल होता है। तो इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB/dt। ये कितना चेंज हो रहा है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं वो कितना चेंज हो रही हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा हमारा इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट कितना होता है? -d∅b/dt। अब ये माइनस साइन क्या है, क्यों है? ठीक है, देखो ये माइनस साइन हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, कि इंड्यूस ईएमएफ, अब ये डायरेक्शन क्या है, हम कैसे पता करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। हम लेंज लॉ पढ़ेंगे, उसमें देखते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड का ध्यान देना है, कितना है? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू d∅b/dt, यानी कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उस पर हमारा ईएमएफ डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यानी वो उतना ही ज्यादा इंड्यूस करंट जनरेट करेगा। ठीक है, देखो ये होता है हमारा सिंगल लूप के लिए। सिंगल लूप यानी अगर कोई हमारा इस तरह से लूप है और उसके पास हमने कोई मैग्नेट प्लेस किया है, तो उसके लिए हमारा एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाती है -d∅b/dt। अब इसके बाद कंडीशन आती है, अगर हमारी इस तरह से कोई कॉइल है जिसके अंदर टर्न है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज n है, तो उस कंडीशन में हमारा एप्सिलॉन जो हो जाता है -d∅b/dt मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, -n d∅b/dt हो जाता है हमारा क्या? ईएमएफ। ठीक है, अब हम निकालते हैं इस ईएमएफ की हेल्प से अपना करंट कितना आएगा, प्रोड्यूस होगा हमारी उस कॉइल के अंदर, जो हमारा कंडक्टर है उसके अंदर। देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? देखो कंडक्टर है हमारे पास, तो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना है। अब कंडक्टर के अंदर क्या है? रेजिस्टेंस होगा। सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो है ना R है, कंडक्टर्स रेजिस्टेंस R है। ठीक है, उसके अंदर जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है सपोज वो I है, और ईएमएफ कितना है? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ठीक है, उसके अंदर एप्सिलॉन ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर जिसका रेजिस्टेंस R है। तो एप्सिलॉन हमारा क्या होता है? इक्विवेलेंट टू वोल्टेज भी होता है हमारा,
कई कंडीशंस में हमने पढ़ा था ना, जब मैंने आपको बैटरी पढ़ाया था, याद कीजिए कि बैटरी और ईएमएफ पढ़ाया था, तो कई कंडीशन में हमारा जो ईएमएफ होता है वो वोल्टेज के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम ईएमएफ को वोल्टेज ही अपनी मानते हैं क्योंकि वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ईएमएफ तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना ओम्स लॉ की हेल्प से, यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाय ओम्स लॉ, I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R। तो यहाँ से I कितना आ जाएगा, -1 अपॉन R डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, ये करंट I क्या है हमारा, इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक। हमारा सेकंड लॉ क्या बताया था उन्होंने कि जो ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ आया है वो हमारा हमेशा जो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि किसी भी फील्ड से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बी अपॉन डी टी, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है, ये इसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये कैसे बताता है, चलिए अब हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी ये डायरेक्शन होती है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो ये इंड्यूस करंट है, क्या इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम लेंज लॉ की हेल्प से निकालते हैं। क्या होता है लेंज लॉ, हमारे एक साइंटिस्ट थे हेनरिच, जिन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम लेंज लॉ बोलते हैं। उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को स्टडी करने के बाद उन्होंने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाली थी। क्या थी वो, आइए चलो डिस्कस करते हैं। हम क्या लेंज लॉ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो क्या पढ़ा था हमने कि जब हमारी एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये क्या कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है। क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जब हम इसको किसी कॉइल के पास रख देते हैं तो क्या कर रहा है, अगर ये मूविंग मैग्नेटिक फील्ड है यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इसके अंदर हमारा एक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। जो ये करंट हो रहा है ये इंड्यूस करंट, ये इंड्यूस करंट क्योंकि हमारा मूविंग करंट है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सपोज ये ऐसे है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या आएगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये बेसिक चीज है कि बार मैग्नेट को किसी भी कॉइल या फिर किसी भी हमारे कंडक्टर के पास लाने पर उसमें करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं, और वो इंड्यूस करंट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अब देखो लेंज लॉ क्या बताता है, देखो होता क्या है कि जो हमने करंट किसकी वजह से आया था, इलेक्ट्रॉनों के एक्शन की वजह से। जो इलेक्ट्रॉनों का एक्शन था वो क्या कर रहा था, इस फील्ड को आने से रोक रहा था। जो ओरिजिनल अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड था उसको अपोज करता था ना वो, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, अब जो हमारा इंड्यूस करंट होगा वो भी इसके अपोजिशन में होगा, वो भी अपोजिशन में होगा, यानी हमारा जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इसके अपोजिट होगा। तो क्या हुआ कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के अपोज करेगा। तो क्या बोलता है लेंज लॉ, हमारा बोलता है कि प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड या फिर प्रोड्यूस इंड्यूस करंट अपोज द रीजन बाय विच इट प्रोड्यूसेस। जिस रीजन से ये प्रोड्यूस हुआ है इंड्यूस करंट हमेशा उसका अपोज करता है। क्या करता है, इंड्यूस करंट, यानी जिस वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, हमारा इंड्यूस करंट। सपोज हमारा इंड्यूस करंट आई है, कैसे भी फ्लो हो सकता है, अभी हम इस पर बाद में बात करेंगे डायरेक्शन की। तो जो इंड्यूस करंट आई है वो क्या, उस रीजन यानी इस बी की वजह से ही तो प्रोड्यूस हुआ है, इस मूविंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो प्रोड्यूस हुआ है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज, इसको हटाने की कोशिश करेगा। तो इंड्यूस करंट अपोज द रीजन ऑफ इट्स प्रोडक्शन, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसका ये अपोज करता है, उसका विरोध करता है। ठीक, इस लॉ को हमें 1834 में हेनरिच लेंज ने दिया था। लेंज, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लेंज लॉ बोलते हैं। अब देखो ध्यान से देखना क्या होगा, अब इसमें काफी सारी कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, क्लोज लूप की।
ठीक है। सिंगल लूप के लिए एप्सिलॉन था हमारा -d∅b/dt, ठीक है। जबकि अगर कॉइल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो उसके लिए एप्सिलॉन था -n(d∅b/dt), ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इंड्यूस करंट ईएमएफ एक्चुअल रीजन यानी एक्चुअल मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमारे फैराडे लॉ में माइनस साइन होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सिंगल लूप के लिए, ठीक है। सिंगल लूप सपोज हमारे पास ये कोई सिंगल लूप है इस तरह से, ठीक है। जो हमारी मैग्नेटिक बार होता है वो इस तरह से होता है, इसके अंदर दो पोल्स होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। यानी ये इस तरह से इस पोल से बाहर जाती है और इस पोल के अंदर आती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। अब इसमें भी हमारी कई कंडीशन हो सकती हैं। देखो जो ये हमारी बार मैग्नेट है इसकी हमारी 4 कंडीशंस हो सकती हैं किसी भी कॉइल के पास होने की। तो हमारी 4 कंडीशंस वो क्या क्या होंगी, देखो। ये हमारी कोई कॉइल है, ठीक है। सपोज ये हमारा कोई क्लोज लूप है, ये हमारा कोई सिंगल क्लोज लूप है, ठीक है। अब इसके पास बार मैग्नेट आने की 4 कंडीशंस हो सकती हैं। क्या कंडीशन, एक तो हो सकता है हमारी जो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल हो वो टूवर्ड्स हो हमारे कॉइल के और साउथ पोल अपोजिट हो, ठीक है। इसमें भी हमारी 2 कंडीशंस हो सकती हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक तो क्या होगा, ये हो सकता है कॉइल हमारी ऑब्जेक्ट की जो हमारे ये मैग्नेट है ये हमारी कॉइल की साइड ही मूव कर रही हो या फिर इससे ऑपोजिट मूव कर रही हो, ठीक है। तो देखो जब ये इस कॉइल की साइड मूव करेगी तो क्या होगा, जब ऑपोजिट मूव करेगी तो क्या होगा, यानी हमारी कॉइल से दूर जाएगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन में हमारा ऐसा हो सकता है कि हमारी जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल हो हमारी कॉइल की तरफ और जो नॉर्थ पोल हो वो दूसरी साइड हो, ये हमारी कॉइल के पास आ रही हो। एक कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि फेस तो साउथ नॉर्थ हो बट ये दूर जा रही हो हमारी कॉइल से। तो चारों ही कंडीशंस में हमारा करंट कैसे फ्लो होगा, अब देखो ध्यान से देखना। जब नॉर्थ पोल हमारा नीचे है यानी नॉर्थ पोल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से बाहर जा रहा है इस तरह से, यानी हमारी कॉइल के अंदर आ रहा है। क्या हो रहा है, हमारी कॉइल के अंदर आ रहा है। देखो जब कॉइल के अंदर आ रहा है यानी ऐसे, तो हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे अपना। कॉइल के अंदर यानी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसे है। अब हमें किसकी डायरेक्शन निकालनी है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट क्या करता है, जो हमारा ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगा, यानी इंड्यूस करंट जो BI है उसकी डायरेक्शन इस B के ऑपोजिट होगी। किसके, इस B के ऑपोजिट। तो जब देखो ये इसके अंदर आ रहा है यानी कि हमारा करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, ऐसे, यानी करंट हमारा ऐसे फ्लो करना चाहिए, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए। तो यानी अगर करंट ऐसे फ्लो होगा तो क्या होगा, हमारा ये जो B है ये इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो यानी करंट ऐसे फ्लो नहीं हो सकता। तो फिर करंट कैसे फ्लो होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हमारा जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कॉइल के अंदर आ रहा है। तो कॉइल से बाहर, कॉइल के बाहर यानी इस तरह से। तो ये कैसे होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। ये हमारे मैग्नेटिक क्या होगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। कोई मैग्नेट बार हमारी कॉइल के पास नॉर्थ पोल के साथ आती है, ठीक है। देखो हम इस चीज को एक और चीज से ज्यादा इजी समझ सकते हैं। समझ तो आ गया है ना, ये क्यों हुआ है कि जब ये अंदर था तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, बट क्योंकि ये इसको अपोज कर रहा है तो यानी ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा वो बाहर की तरफ होगा, तो इसलिए इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट तुम समझ सकते हो, जो कॉइल है इसका EMF जो है इंड्यूस जो हुआ है, इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स, वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। यानी कि जब हम, और देखो जो हमारी 2 मैग्नेट होती हैं एक दूसरे के पास, जब उनके सेम पोल एक दूसरे के पास होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोज, और अपोजिट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो ये इसको अपोज करेगा, यानी यहाँ पे भी इसका नॉर्थ पोल आ जाएगा, ठीक है, ऐसे।
तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी करंट के फ्लो की, ठीक है। सेकंड कंडीशन भी हम यही देखते हैं, ये इससे दूर जा रहा है बट इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे है, ठीक है। यानी ये इससे दूर जा रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज, बाहर की तरफ जा रहा है वो, इस बार वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कॉइल क्या करेगी, इस बार उसको अंदर, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके अंदर की तरफ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो उसको अपोज करेगा। जब वो बाहर जा रही है तो वो उसको अंदर खींचने की कोशिश करता है, जब ये कम हो रहा है तो इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, या तो हम यहाँ से ही समझ सकते हैं, नॉर्थ पोल है इसका, तो यहाँ पे इस बार क्या होगा, साउथ पोल जनरेट होगा, यानी इस बार करंट की डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी हमारे करंट की डायरेक्शन, ये इस तरह से हमारा करंट आई फ्लो होगा, ठीक है। या फिर हम कैसे समझ सकते हैं, देखो ये इस बार बाहर जा रहा है तो बाहर जा रहा है यानी इसकी ऐसे होनी चाहिए, बट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे, ठीक है, अंदर, तो अंदर कैसी होगी, ऐसे हो जाएगी हमारी कर्ल्ड फिंगर के अकॉर्डिंग, ऐसे, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है जब नॉर्थ पोल ऊपर होगा और साउथ पोल हमारी कॉइल की तरफ आएगा, तो देखो इस बार करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो साउथ पोल के अंदर आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी इस तरह से हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, ठीक है। जब ये इस तरह मूव कर रहा है तो बी की डायरेक्शन हमारी ऐसे होगी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है ओरिजिनल वो इससे बाहर जा रहा है। भाई ये कॉइल इसके पास आ रही है, ये मैग्नेट जो है हमारी कॉइल के पास आ रही है, बट मैग्नेटिक फील्ड तो इसका ऑपोजिट ऊपर की साइड जा रहा है ना, तो यानी इससे बाहर जा रहा है। जब बाहर जा रहा है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, अंदर, अंदर यानी इस तरह से हमारा फील्ड हो जाएगा, ठीक है। वापस वही साउथ पोल है, क्योंकि इसके पास आ रही है तो ये क्या करेगी, इसको अपोज करेगी मैग्नेट को, तो मैग्नेट को अपोज करेगी यानी साउथ पोल के पास हमारा साउथ पोल आ जाएगा इसका, यानी इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है, समझ तो आ रहा है ना आपको कि डायरेक्शन किस तरह से जनरेट हो रही है, हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन को। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना तो आप हर प्रॉब्लम अपनी सोल्व कर लेंगे इस चैप्टर की। और कहीं थोड़ा सा भी आपको कुछ डाउट हो ना, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो चलो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट अपनी कॉइल पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कॉइल है, ये वापस ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, ये इससे जो दूर जा रहा है, यानी हमारी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, बट एस की वजह से हमारी इस बार डायरेक्शन क्या होगी, ये दूर जा रहा है। तो ये जब इससे दूर जा रहा है तो ये इसको अपनी साइड खींचने की कोशिश कर रहा है, यानी इसको अट्रैक्ट, तो इस बार इसका कौन सा पोल आ जाएगा, नॉर्थ पोल आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ पोल, यानी इस तरह से इसके फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। या फिर ऐसे भी समझ सकना है, जब ये इससे दूर जा रही है और ये खींच रहा है तो इसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, बट हमें किधर लेना है, बाहर, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाहर होना चाहिए, यानी ऐसे, देखो कर्ल्ड फिंगर के अकॉर्डिंग ऐसे इसकी डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। सबसे सिंपल है, आप नॉर्थ साउथ पोल से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका कौन सा पोल आना चाहिए इसके पास। जब अट्रैक्शन होगा तो ऑपोजिट पोल, और जब हमारा रिपल्शन होगा तो सेम पोल आ जाएंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे सिंगल लूप के लिए। कैसे लूप के लिए, सिंगल लूप के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो सिंगल लूप की बात हो गई, अब हम बात करेंगे जब हमारी पूरी इस तरह से कॉइल हो नंबर ऑफ टर्न के साथ, तो उसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट की हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें भी हम 4 कंडीशन ही लेंगे। नंबर 1 ये हो गई हमारी, तो ये कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन 2 है, कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4। क्या है ये, 4 सिंगल कॉइल, ठीक है। अब क्या है, कॉइल विद एन टर्न्स, यानी हम यहाँ पे एक बात कर सकते हैं सोलेनोइड या फिर टोरॉइड की। सोलेनोइड में क्योंकि हमारी कॉइल में टर्न्स होते हैं ना वायर के, तो हम उसकी बात कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम 4 कंडीशंस होंगी। 2 कंडीशंस तो ये होंगी कि जब इसका नॉर्थ पोल हमारी ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है या फिर दूर जा रहा है। दूसरी कंडीशन जब साउथ पोल हमारी ऑब्जेक्ट की तरफ होता है या दूर होता है, ठीक है। तो ये हमारी बार मैग्नेट
नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और इसके पास हमारी ये कॉइल, ठीक है, ये इसमें गैल्वेनोमीटर है। सेकंड कंडीशन, ये हमारी कॉइल विद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सॉरी ये हमारी बार मैग्नेट और इसके पास हमारी ये कॉइल है, ठीक है, ये इसका गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर यानी करंट डिटेक्टर। थर्ड कंडीशन, जब हमारी ऑब्जेक्ट यानी हमारी कॉइल के साइड क्या रहेगा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, दिस इज कॉइल विद करंट डिटेक्टर, ठीक है। एंड लास्ट ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और ये हमारी कॉइल है विद करंट डिटेक्टर, ओके, यानी गैल्वेनोमीटर। तो ये हमारी 4 कंडीशन। अब देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी कि अगर हमारी इस तरह से कॉइल क्या कर रही है, हमारी मैग्नेट क्या कर रही है, कॉइल की साइड मूव कर रही है, जब ये कॉइल की साइड आएगी तो ये होगा इसका बी, यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जाएंगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा, देखो क्या मैंने क्या बताया था कि ये इसको अपोज करेगा, अपोज करेगा यानी कि इसका नॉर्थ पोल और इसका भी नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि अभी एज अ मैग्नेट वर्क करेगी ना, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया इसका नॉर्थ पोल और इधर इसका साउथ पोल, ठीक है, क्योंकि सेम करंट। तो यानी डायरेक्शन क्या होगी करंट के फ्लो की, ऐसे देखो ऐसे, यानी इस तरह से हमारा करंट फ्लो होगा इसमें, यानी ये जो डिटेक्टर जाएगा ये इस बार इसकी गैल्वेनोमीटर की जो हमारी की होगी वो इस तरफ चली जाएगी निडल, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्या कर रहा है, ये दूर जा रहा है, सपोज ये इसकी तरफ v वेलोसिटी से, अब ये इससे दूर जा रहा है v वेलोसिटी से, तो अब देखो क्या होगा, जब ये दूर जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है, तो दूर जा रहा है यानी नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेगा, इसको इस बार अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ना, तो सिंपल सी बात है यहाँ क्या आ जाएगा साउथ पोल और इधर हमारा नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा ये कॉइल के अंदर। तो यानी इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे ऐसे अपवर्ड, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, ये हमारे करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी, यानी इस बार हमारी नीडल किधर जाएगी, गैल्वेनोमीटर की इधर जाएगी, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, जब नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल हमारे कॉइल के साइड जा रहा है और ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इसकी, इस बार इधर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन b की डायरेक्शन, तो यहाँ पे हमारा साउथ पोल है यानी दूर जा रहा है तो इसे पास खींचने की, तो यहाँ पे साउथ पोल है और ये क्या करेगा अपना ओपोज करेगा, क्योंकि जब इसके पास मैग्नेट आ रही है तो इसको ओपोज करेगा ना, सिंपल बात है। तो यहाँ पे क्या जाएगा इसका साउथ पोल और इधर इसका नॉर्थ पोल आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस बार इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे ही सेम टू सेम, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो इस बार भी हमारे गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी वो किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इस तरह से ये ऐसे आ रहा है, तो फिर क्या करेगा, ये दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यानी यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल आ जाएगा और ये हमारा गैल्वेनो एज अ साउथ पोल वर्क करेगा ये पोल हमारा, तो नॉर्थ पोल यानी इस तरह से करंट हमारा फ्लो होगा, इंड्यूस करंट, तो डायरेक्शन क्या होगी इस बार करंट की, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 कंडीशन देखी, जब हमारी जो कॉइल थी इसके पास नॉर्थ पोल के साथ आ रही है तब, और सेकंड कंडीशन जब साउथ पोल के साथ दूर जा रही है तो क्या हो रहा है, हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग इंड्यूस करंट आ रहा है, ठीक है। बट जैसे वो नॉर्थ पोल के साथ दूर जा रही है या फिर यानी हमारा मैग्नेटिक जो हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड दूर जा रहा है या फिर साउथ पोल के साथ उसके पास आ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन से उसके पास आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है उसमें इंड्यूस करंट डिक्रीज साइड में आ रहा है, यानी माइनस इंड्यूस करंट आ रहा है, करंट तो उसमें प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो नेगेटिवली प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस करंट है हमारा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इस तरीके से सिंपल बात है कि आप इसको नॉर्थ और साउथ पोल से समझना कि अगर पास आ रहा है
तो यानी कि वो अपोज करेगी कोयल हमारी, यानी उसके पास जो पोल होगा उसके पास हमारा वही पोल आ जाएगा। नॉर्थ पोल होगा तो उसके पास नॉर्थ पोल आ जाएगा, साउथ पोल होगा तो साउथ पोल आ जाएगा। और अगर वो दूर जा रहा है तो यानी हमारा जो इस बार कोयल है वो उस मैग्नेट को अपने पास लाने की कोशिश करेगी, यानी वो उसको अट्रैक्ट करेगी। तो अट्रैक्शन कब होगा? जब हमारे अपोजिट पोल पास होंगे। तो इस तरह से आप इजीली समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं आसानी से डायरेक्शन। ये फॉर्मूला आपका हर जगह फिट होगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा क्यों हुआ है कि जब उसके पास फील्ड आता है तो वो उसका इंड्यूस ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आगे वीडियोस तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।